नमस्कार। सत्य, सटीकता और प्रामाणिकता का बेजोड़ नमूना होती है खबर। खबरों की विश्वसनीयता से उसे पेश करने के लिए चाहिए एक मजबूत डगर। देश के सबसे भरोसेमंद चैनल आपके डीडी न्यूज पर जानिए खबर का पूरा सच। तथ्य, पड़ताल और विश्लेषण से लबरेज है हमारा ये धाकड़ शो न्यूज पंच। और आज के न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, आइए सबसे पहले रुक करते हैं सीधा उन्हीं खबरों का। अब घुसपैठियों की खैर नहीं। जिस तरह से फॉरेनर्स बिल जो पेश किया गया मंगलवार को, क्या वजह रही और कैसे संरक्षणता, अखंडता को सुनिश्चित करेगा भारत के लिहाज से, इस पर रहेगी हमारी नजर। और चुनाव से पहले बिहार में हलचल तेज है। कैसे आरजेडी और इंडी ब्लॉक दोनों ही दल लगातार कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन पूरा है। क्या ये कोऑर्डिनेशन इस एसोसिएशन को आगे लेकर जाएगा, इस पर भी आज करेंगे हम मंथन। वहीं जस्टिस वर्मा की अगर बात की जाए तो कहां तक पहुंची उनकी जांच की आंच, क्या कानूनी विकल्प उनके पास मौजूद हैं, इस पर भी आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। तो बात करते हैं इमिग्रेशन वाले इस बिल को लेकर। लोकसभा में अप्रवास और विदेशी विधेयक की अगर बात की जाए, ये पेश किया गया। अब इसमें होना यह है कि जो तमाम घुसपैठिए हैं उनकी खैर नहीं। वो खैर इसलिए नहीं है क्योंकि 4 साल जो 4 पुराने कानून हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अब जब कानून खत्म होंगे, नए कानून होंगे, तो सजा का भी कड़ा प्रावधान सामने आएगा। और वो सजा ये है कि 7 साल की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना। और इसका उद्देश्य यह है कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। खैर, अब हम आपको बता दें कि आखिरकार ये जो पुराना और नया विधेयक है, इसके प्रावधानों में आखिरकार अंतर है क्या। इस अंतर को समझाते हैं हम आपको। तो पहला विशेषता ये, जो मुख्य विशेषताएं पहले वो समझते हैं। कानूनी ढांचा क्या है? 4 अलग अलग जो कानून है और उसे असंगठित, और वो पुराने थे। ये पुराना कानून था, असंगठित था और पुराना था। 4 अलग अलग कानून थे। अब इन्हें एकीकृत अंडर वन अम्ब्रेला कर दिया गया और इसे एक व्यापक कानून बनाया गया। यानी कि अलग अलग कानूनों से कंफ्यूजन क्रिएट था, अब उसे एकीकृत कर दिया गया और आधुनिक यानी आज के लिहाज से मॉडर्नाइज किया गया है। अब जो विशेषता है, प्रवेश के क्या नियम है? कोई हमारे देश में आता है तो कोई नियम तो जरूर होंगे। पासपोर्ट अनिवार्य, लेकिन वीजा और अन्य दस्तावेजों पर एक अस्पष्टता थी। ये पुराना कानून कहता है। अब नया कानून आपसे कहता है वैध पासपोर्ट आपको चाहिए और उसके साथ कानून जो है वो अनिवार्य है। विदेशी जो पंजीकरण है वो अनिवार्य था पहले भी, और इसे लागू करने में ढिलाई थी। यहां पर अगर नया कानून देखें तो पंजीकरण का जो अनिवार्यता है उसकी जिम्मेदारी अब राज्य पे नहीं है, या आपकी नैतिक मौलिक आधिकारिक जिम्मेदारी है कि आप इसका पंजीकरण कराएं। तो पुराना कानून और नया कानून जहां पंजीकरण की विशेषता है, उस लिहाज से यह बदलाव। निगरानी का तंत्र, कोई भी पुराना कानून यह कहता है कि कोई भी केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड जो संस्था है वो थी नहीं। सेंट्रलाइज संस्था नहीं तो जो आपकी निगरानी है सीमित उसका दायरा है। अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की स्थापना है और इसकी वजह से आधुनिक तकनीक, डिजिटल तंत्र की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये निगरानी करना रियल टाइम होगा और आसान बनाएगा। तो जो विशेषता है निगरानी तंत्र, उसमें यह बदलाव है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस बिल के लिहाज से, उसकी विशेषता पर अगर पुराने कानून के लिहाज से हम जोर डालें तो सुरक्षा पर जोर कम था, अस्पष्ट प्रावधान थे। यहां देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले अगर कोई भी फैक्टर्स हैं, कारक हैं, तो उन पर रोक लगाई जाएगी। जो विशेषताएं हैं ये कैसे मॉडिफाई हो रही हैं, मॉडर्नाइज हो रही हैं आज की प्रासंगिकता के लिहाज से। अधिकारियों की शक्ति, जो तमाम अधिकारी इमिग्रेशन से जुड़े हुए हैं। पहले क्या होता था, सीमित और अस्पष्ट अधिकार थे। फैसला लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है उसको लेकर भी स्पष्टता नहीं थी। अब यहां पर इमिग्रेशन अधिकारी के जो फैसले हैं वो अंतिम होंगे, निर्णायक होंगे और बाध्यकारी होंगे। यानी अगर जो फैसला ले लिया गया तो फिर एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। विशेषता, जहां वाहकों की जिम्मेदारी यानी जहाज विमान संचालकों पर सीमित दायरा था, यह पुराना कानून कहता है। नया कानून यह कहता है कि वाहक कौन से, आप जल माध्यम से आ सकते हैं, भूमि में, वायु के माध्यम से आते हैं, ये तीनों एयरवेज हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम,
वहां की व्यापक परिभाषा को परिभाषित किया गया। जानकारी का दायित्व, यानी जो होटल संचालक है, क्योंकि कोई बाहर से आएगा तो यकीनन वो होटल में रुक रहा है, तो होटल संचालकों की जो जानकारी थी वो सीमित थी। अब शैक्षणिक, चिकित्सा संस्थानों सहित सभी संबंधित पक्षों पर दायित्व है, यानी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे जब हम इस नए कानून की मुख्य विशेषता की बात करते हैं। और लगभग बात यही है कि कैसे इसे आज के लिहाज का बनाया जाए। अब अपराध और दंड की तुलना भी कर लेते हैं। पहले जो बिना वैध दस्तावेजों का प्रवेश था तो क्या था, 5 साल की सजा थी और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। आज भी सजा 5 साल की है, लेकिन आपको अपनी जेब से 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा अगर आप बिना वैध दस्तावेज, यानी कि जो आपके दस्तावेज हैं, जो कागज हैं, वो वैध नहीं है, पूरे नहीं है, तो आप तैयार हो जाइए 5 साल की जेल के लिए और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना होगा। यह अपराध और दंड की तुलना पुराने और नए कानून के लिहाज से। अब अगर आप इस बात के अपराधी हैं कि आपने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया, पहले अस्पष्ट प्रावधान थे, दंड भी हल्का था, अब सख्त कार्रवाई के साथ साथ आपकी जेब को भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है और जेल का प्रावधान भी आपके साथ है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक सेफ हेवन मान के भारत में एंट्री कर रहे हैं बिना वैध पासपोर्ट, बिना वैध दस्तावेजों के, तो प्लीज होशियार हो जाइए। और आपके लिए साफ तौर पर ये जो पुराना और नया कानून है, सख्त कार्रवाई का इसमें प्रावधान है। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन की विफलता अगर होती है तो जुर्माना था, हल्की सजा थी, और इसका जो एक्ट जो लागू किया गया 1939 में वो कमजोर था, लूप होल्स थे। अब आपका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई दंडात्मक तौर से की जाएगी। जैसे कि हमने विशेषता में बताया था, जो वाहकों द्वारा जानकारी नहीं दी गई, यानी कि जो वाहक हैं, जिस मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी जानकारी अगर सीमित थी पुराने कानून के लिहाज से, अब अगर आपने ये जानकारी नहीं दी तो आप समझ लीजिए कि वाहकों पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी जहां जहां पुराने कानून में लूपहोल्स थे उन्हें दुरुस्त किया गया, चाक चौबंद किया गया, जो कि आज के भारत की जरूरत है। गिरफ्तारी का जो अधिकार है, पहले क्या होता था कि अगर पुराने कानून में सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर का जो अधिकारी है वो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं अगर आपने ये तमाम जो पुराने अपराध हैं, जो पुराने कानून है, उनके तहत कार्रवाई नहीं हुई। अब हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर का अधिकारी जो है वो आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। तो यहां अपराध और दंड की तुलना के लिहाज से हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि आखिर पुराने और नए कानून में अपराध के लिहाज से और विशेषता के लिहाज से बाइफर्केशन क्या है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डी.के. दुबे साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ शैलेंद्र मिश्रा भी, जो कि हमारे संवाददाता हैं, वो जुड़े हुए हैं। दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो पर। पहला सवाल यह कि आखिरकार इस विधेयक की जरूरत भारत को क्यों पड़ी और कैसे राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित करने में यह कारगर साबित होगा? देखिए, मुझे लगता है कि CAA का जो प्रकरण पूरा हमारे देश में चला, उस प्रकरण के बाद ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक हो गया कि जो विदेशी लोग भारत में हैं उन लोगों पर कैसे रेगुलराइज किया जाए। सवाल ये था कि हमारे पास कानून 1920 का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 का कानून बना था और सारे संसार में वो बने थे। उसके बाद फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939 बना, फिर 46 में फिर बना दिए। और मजे की बात है, किसी में 7 धाराएं हैं, किसी में 8 धाराएं हैं, किसी में 9 धाराएं हैं, और अलग अलग तरह से 4 कानूनों से अलग अलग डील होते थे। तो पहला काम तो यह है कि एक एग्जॉस्टिव लॉ होना चाहिए था कि कोई भी अगर विदेशी व्यक्ति भारत में आता है तो उसके पास एक कानून है, उसको मालूम है कि भाई मेरे को क्या क्या यहाँ पर करना है। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो जबरदस्ती घुसाया हो, ये भी है कि उसके पास पूरी सूचना ना हो और इसकी वजह से यहाँ समस्या हो सकती है। दूसरी बात जो है, घुसपैठिया भारत की सबसे बड़ी समस्या है और उस समस्या का निजात क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जब पूरी मैकेनिज्म ही नहीं, हम क्या करते थे कि हम डिपोर्ट करते थे, उन पर मुकदमा चलाते थे, यहाँ पर दुनिया भर के काम होते थे। अभी क्या है कि आपको वैलिड पासपोर्ट, वैलिड डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं और आपको ही सिद्ध करना पड़ेगा कि आप वाकई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुबे साहब की, पहले राज्य की जिम्मेदारी है, अब व्यक्तिगत, नैतिक और पारदर्शी और जवाबदेही आपकी कि भाई आप यहां आए, आप इसको सत्यापित कीजिए, ये कानूनी अनिवार्यता है। ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा इमिग्रेशन के लिहाज से?
मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मैं भारत में प्रवेश कर रहा हूं तो मेरे पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड वीजा होना चाहिए। इस कानून में एक नई बात उन्होंने ये कही कि अगर आप ट्रांजिट भी हैं, यानी कि भारत होकर कहीं जाना चाहते हैं, तो भी आपको पूरे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे और आपको बताना पड़ेगा कहां से आए, कहां जा रहे हैं और जिस देश में जा रहे हैं वहां का भी वीजा है कि नहीं है, कि यहां से बैठे और चल देंगे। पूरी प्रक्रिया उन्होंने एक साथ की और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये था कि हमारे पास किसी तरह की मैकेनिज्म को फॉलो कौन करवाएगा। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जब ये जो बनाया है, ये पूरी एक हायरार्की फिट करेगा ऊपर से नीचे तक, खास तौर से उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मामले हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हमारे पास कॉग्निजेंस लेने की मैकेनिज्म ही नहीं है। कानून तो है लेकिन कौन करेगा, कौन करने की जो सब भी आप जो बात कह रहे हैं, कॉग्निजेंस और कंप्लायंस दोनों साथ साथ चलते हैं। आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि शैलेंद्र मिश्रा जुड़े में। शैलेंद्र, एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ये बिल कितना अहम साबित होने वाला, और आखिरकार जब राष्ट्रीय अखंडता संप्रभुता को सुनिश्चित करने की बात की जा रही है तो कांग्रेस के पेट में फिर दर्द क्यों हो रहा है? देखिए आंचल, दुनिया भर के विकसित देशों के जो इमिग्रेशन कानून है उसमें आप देखिए जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसे बहुत पावर है। अगर कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर ऐसा उसे लगता है कि अमुक व्यक्ति जो आ रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, तो उसे एंट्री देने से रोक सकता है। लेकिन भारत में आप देखें तो उस तरह से उतने कानून में स्पष्टता नहीं है। वो डॉक्यूमेंट देखते हैं और अंदर प्रवेश करने दे दिया जाता है। तो इमिग्रेशन जो ऑफिसर है उनकी शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि एंट्री पॉइंट जहां से विदेशी आते हैं वहां पर सब कुछ ये सुनिश्चित होना चाहिए। अभी भी ये प्रक्रिया है लेकिन उसे बेहतर और अच्छे तरीके से इस कानून के बाद स्पष्टता होगी। तो इमिग्रेशन ऑफिसर को ये ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि उसे क्या कुछ करना है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में। दूसरी बात यह है कि जब कोई विदेशी आता है भारत में, मान लीजिए कि 3 महीने के वीजे पे आया और उसका वीजा खत्म हो गया, तो अभी क्या होता है कि वो कहीं किसी होटल में या किसी के घर पे वो रहता है और जब पकड़ा जाता है तब पकड़ा जाता है, तब उसे डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन अभी ये अनिवार्य है कि पंजीकरण तो आप कराएंगे ही, इस जो प्रस्तावित कानून है साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी है, और कोई भी होटल, लॉज, किसी के भी घर, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, इलाज के लिए आप आते हैं तो उस अस्पताल को भी या उस संस्थान को भी जानकारी देनी होगी कि अमुक व्यक्ति का जो विदेशी नागरिक है हमारे यहाँ इलाज हो रहा है, हमारे पढ़ाई हो रही है, या हमारे होटल या लॉज में रह रहा है या हमारे घर में रह रहा है। जी, बहुत अहम बात आपने कही है शैलेंद्र। और ये जो ट्रैकिंग सिस्टम बढ़िया इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो लोग हम देखते हैं कि अक्सर गायब हो जाते हैं भारत आकर, पर उनको ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है पुलिस को, तो ये वो जहां पर रुकेंगे तो ये उनके रुकने वाले की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो भी इस बात की जानकारी दे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये जो इकोसिस्टम इसको मजबूत बनाने के लिए तमाम जो कमजोर कड़ियां जिस भी स्तर पर हैं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है, उनके नट कसे जा रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर ये जो बिल है ये किस तरह से घुसपैठियों की समस्या को बहुत हद तक खत्म करेगा, और उसके साथ साथ जब हम भारत के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं उस लिहाज से भी बहुत अहम साबित होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का न्यूज पंच में, और आकर बात करेंगे बिहार में बढ़ती हुई राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक स्वागत है न्यूज पंच में, और अब बात करते हैं बिहार में चढ़ते हुए राजनीतिक पारे को लेकर, जहां अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई लेकिन
अगर हम देखें तो राजनीतिक हलकों में सुर्खियां बटोर रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों का रुख। तो तैयारी में जहां एक और एनडीए जुटा हुआ है, वहीं आरजेडी ने भी अपनी कमर को कस लिया। हालांकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर महागठबंधन में खींचतान फिर से सामने आई है। सीट शेयरिंग पर फंसा हुआ पेच है और वहीं तेजस्वी का जो प्रण है वो नीतीश विरोधी रण है। और सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में भी पशोपेश जारी है। लगातार दो खेमे बटे हुए हैं और बिहार चुनाव को लेकर भाजपा के जो दिग्गज है उन्होंने अपनी कमर को कस लिया है। बिहार की सियासी बयार में नीतीश टू निशांत कुमार कैसे सामने आएगा, जिसमें विरासत की चाह को लेते हुए नीतीश भी अब लालू की राह पर चल पड़े हैं। तो कैसे बिहार की जो चुनावी सरगर्मी है वो सर चढ़कर बोल रही है और विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। सबसे अहम यहां पर यह कि चुनाव की तैयारियों में यहां पर एनडीए अगर देखें तो जुटा हुआ है। जो तमाम घटक दल है, क्योंकि बिना घटक दलों के चुनाव लड़ना पॉसिबल नहीं है, तो घटक दल जो हैं वो लगातार एक्शन में। नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बैठक है और जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। अब जेडीयू के जो संजय झा हैं, हरिवंश हैं, ललन सिंह हैं, वो भी इस बैठक में पहुंचे, यानी कि पूरा कुंभा मौजूद है। बिहार में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। जीतन राम मांझी की बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा, बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, चिराग पासवान शामिल हैं। और अब अगले 90 दिनों में होना यह है कि चुनावी एजेंडे का मूड सेट किया जाएगा, चुनावी रणनीतियां बनाई जाएंगी, सीट पर बंटवारा होगा, आया राम गया राम कल्ट भी हम देखेंगे और घटक दलों में कैसे तालमेल पर फोकस बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और महागठबंधन की अगर बात की जाए, क्योंकि 90 दिनों का ये पूरा चुनावी एजेंडा है, चुनावी रणनीति को लेकर सीट बंटवारा, क्योंकि जब आप मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किसके पास कितनी सीटें जाएंगी और घटक दलों में तालमेल पर कैसे फोकस बिठाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि महागठबंधन में अभी से इसको लेकर खींचतान जारी है। अब सीट शेयरिंग पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मंथन है। तो एनडीए के भीतर अभी भी जो सीट शेयरिंग है, इस फॉर्मूले को लेकर कोई कंसेंसस या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी नहीं है। जेडीयू और बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या मास्टर स्ट्रोक रहेगा, कौन तुरुप का इक्का बनेगा, ये वक्त बताएगा। जो सहयोगी दल है अभी शुरू भी नहीं हुआ खेला और अपनी मांगे रखनी उन्होंने शुरू कर दी। अब मांग क्या है ये समझते हैं। जीतन राम मांझी साहब और चिराग पासवान 40 सीटों पर अड़े हुए हैं और सीट बंटवारा सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, सबसे बड़ा मुद्दा होता है जब आप मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं। खैर, अब चुनाव है तो मुद्दे भी सामने होंगे। आखिरकार मुद्दे क्या हैं एनडीए के पास जब हम बिहार की बात करते हैं? सबसे प्रमुख मुद्दा विकास का है कि कैसे बुनियादी ढांचे और बेहतर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। बिहार के लिहाज से अर्थव्यवस्था को भी आगे लेकर जाया जाए। तो बेहतर कानून व्यवस्था, क्योंकि लगातार बिहार अगर में आमूल चूल परिवर्तन लाना पड़ेगा कानूनी लिहाज से, तो ये अहम मुद्दा है आरजेडी के लिए। और इस लिहाज से कैसे आगे बढ़ेगा बिहार। बिहार को आगे ले जाने के लिए अगर हम बात करें तो विकास एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है और खास तौर पर पलायन भी। अब आरजेडी के चुनावी मुद्दे क्या हैं? बिहार को आगे ले जाने की बात लगातार आरजेडी कह रही है। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जैसा युवा नेता है, फायर ब्रांड नेता है, गरीबों पर फोकस करने की बात की जा रही है, युवाओं की बात है, पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, धर्म और जाति पर बात नहीं है। हालांकि लगातार जब भी वोटिंग पैटर्न होता है तो वो धर्म और जाति के लिहाज से भी किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट हमने यहां पर यह भी देखा कई चुनावों में पोस्टर वॉर एक नया कंपोनेंट उभर कर आया है। अब देखते हैं कि पोस्टर वॉर कैसे एनडीए वर्सेस आरजेडी में पोस्टर को लेकर हो रहा है। देखिए किस तरह से किसको नायक और खलनायक, हालांकि इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन को अपने जनादेश से करना है। यहां आप देखिए कि कौन धोखेबाज है और कैसे वादा करके मुकर रहा है। ये जो पोस्टर वॉर है ये सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करता है, अट्रैक्ट करता है लोगों को, लोगों के वोटिंग पैटर्न को बदलने में इसका मादा। इसका सीधा उदाहरण आप दिल्ली विधानसभा चुनाव से भी देख सकते हैं। जेडीयू की तरफ से आप देख सकते हैं कि जंगल राज को लेकर तमाम पोस्टर्स यहां पर हावी। और इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दो जुड़े हुए हैं और क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेज खोल सकते हैं। चलिए, तो दो संवाददाता हैं, मधुरेश पटना से हैं और कुमार आलोक जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। कुमार, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एनडीए भी कह रहा है कि हमारा एसोसिएशन बहुत अच्छा है, इंडी ब्लॉक भी कह रहा है हमारा एसोसिएशन बहुत अच्छा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कोई अपने पत्ते नहीं खोल रहा और यहीं पर ही जो कंसेंसस है वो सबसे बड़ा मुद्दा है।
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा कि आप देखें, अगर हम लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में बिहार में विपरीत परिस्थितियां थी एनडीए के लिए, लेकिन जब नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान जब एक साथ हुए तो आपने देखा कि क्या परिणाम रहा वहां पर। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा एनडीए का। लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, तो वहां पर एक सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। यानी कि जेडीयू और बीजेपी तो साथ साथ लड़ी चुनाव, लेकिन एलजेपी अलग से उन्होंने चुनाव लड़ा और एलजेपी ने उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ा जहां पर जनता दल यू के कैंडिडेट थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया और यही कारण रहा कि नीतीश कुमार 43 पे आ गए। यानी कि जो नीतीश कुमार 100-105 उनकी जो सीटें होती थी वो बड़े भाई से छोटे भाई बन गए। तो अब जो अलग लड़े थे चिराग पासवान और अब उनको एकोमोडेट करना है इस बिहार विधानसभा चुनाव में, तो ये एनडीए के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी अगर आप देखें कि कांग्रेस को उन्होंने 70 सीटें दी थी और परिणाम 19 ही वो जीत पाए और दोनों में एनडीए और महागठबंधन में जो दूरी थी वो 9 सीटों की थी। तो तेजस्वी यादव का कहना था कि हम कांग्रेस को इतनी ज्यादा हमने सीटें दे दी, उनको औकात से ज्यादा हमने सीटें दे दी। अगर हमने कम सीटें दी होती और आरजेडी ज्यादा सीटें लड़ी होती तो हम सत्ता पर काबिज हो जाते। यही चीज आपने जम्मू कश्मीर में भी देखा होगा कि जम्मू की बहुत सारी सीटें उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को दे दी और उनका रिजल्ट क्या हुआ आपने देखा। बाद में उमर अब्दुल्ला का कहना पड़ा कि हमने कांग्रेस को औकात से ज्यादा सीट दी, जिसका परिणाम हुआ कि बहुत ही क्योंकि कुमार आप सीटों को लेकर बात कर, बिल्कुल आप सीटों को लेकर बात करें मधुरेश, जीतन राम मांझी क्या वाकई नैया पार लगा पाएंगे जितनी सीटें वो मांग रहे हैं, और चिराग पासवान की लॉ कितनी तेज है कि वो तेजस्वी यादव के तेज का सामना कर पाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से जो कम से कम चिराग पासवान है उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। ऐसे ही झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी चिराग का जो प्रदर्शन था वो काफी अच्छा रहा था। तो और चिराग और जीतन राम मांझी के पास में एक बड़ा वोट बैंक है जो कि पिछड़े वर्ग का है, SC ST का है, और ये वोट जो है ये कहीं ना कहीं अगर वोट परसेंट अगर बढ़ता है तो ये राजद के वोट बैंक में ही सेंधमारी होगी। तो इसका जो फायदा है वो निश्चित रूप से एनडीए को मिलेगा। और लेकिन हाँ, जहां तक बात है कि चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी भी 40 सीट मांग रहे हैं, ऐसे में जो अभी सूत्रों के हवाले से अंदर की खबर मिल रही है वो ये पता चल रहा है कि इस बार जो एनडीए है वो पार्टी के लिहाज से, पार्टी को देखते हुए सीट बंटवारे की जगह इस बार कैंडिडेट को कितने इंपॉर्टेंट है, किस जगह किस विधानसभा में कौन सा कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से सीट बंटवारा करने की बात चल रही है इस बार एनडीए में। तो अगर ऐसा होता है तो फिर देखना होगा कि इनका सीट बंटवारा किस तरह होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, दोनों का ही जो वोट बैंक है वो एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण। चलिए, वोट बैंक की तो बात है, लेकिन कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार चाणक्य माने जाते हैं बिहार की राजनीति को लेकर, और बिहार की राजनीति भी परिवारवाद के दंश को लगातार झेलती आई, लेकिन अब नीतीश टू निशांत क्या पॉलिटिकल लॉन्च मान पाएंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में हम निशांत कुमार का? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, निशांत कुमार के पॉलिटिकल लॉन्च की ऑलरेडी तैयारी। जी कुमार बोलिए। देखिए, नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो उनकी राजनीति को अगर आप देखेंगे तो वो खांटी समाजवादी रहे हैं और उन्होंने हमेशा से परिवारवाद का विरोध किया है और यहाँ तक कि अपने किसी खानदान को उन्होंने राजनीति में नहीं आने दिया। और अब जबकि नीतीश कुमार को लेकर के जो खासकर नीतीश कुमार के बहुत ही क्लोज लोग हैं, अगर हम नाम बताएं उनका श्रवण कुमार हैं, इस तरीके से और भी कई लोग हैं जो श्रवण कुमार मंत्री भी हैं, तो इन लोगों का मानना है कि नीतीश का उत्तराधिकारी लाया जाए, क्योंकि उसके लिए खासा तैयारी उन्होंने किया। और आप देखें कि निशांत विगत के 20 वर्षों से कभी उन्होंने पॉलिटिकल कोई स्टैंड नहीं लिया, कभी उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन विगत के दिनों से देखेंगे आप, विगत के 4-5 महीनों से आप देखेंगे तो उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कुमार, और लगातार मुख्यमंत्री के रूप में लगातार उनका मेल मिलाप भी चल रहा है युवराज के तरीके से। उनको पार्टी के तमाम जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनसे मिलवाया भी जा रहा है।
जी जी, होली मिलन में भी सारे नेताओं के साथ वो होली खेलते नजर आए, होली को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। लेकिन अगर एक बात हम आपको बताएं, जो हमने भी उनको देखा है, उनको जाना है, हालांकि उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि वो अध्यात्म की ओर ज्यादा उनका झुकाव है, लेकिन राजनीति में कौन कितना दोस्त और कौन कितना दुश्मन होता है ये तो राजनीति कभी कभी खुद भी नहीं जानती। समय मेरे पास कम है, आपके साथ शायद 2 बजे भी जुड़ेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मुद्दे पर अपनी जानकारी देने के लिए। तो न्यूज पंच में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपने जो अपनी कुर्सी की पेटी बांधी है उससे आप खोल लीजिए, क्योंकि फिर 2 बजे हम आपके साथ 3 बड़ी खबरों को लेकर मिलेंगे जो आपके आगे के दिन के रुख को तय करेंगी। फिलहाल न्यूज पंच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।